एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर विद सॉल्यूशन। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। यदि फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं देन सब्सक्राइब एंड शेयर विद फ्रेंड, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करिए और लाइक करिए, और कोई क्वेरी या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसने कहा आपराधिक व्यवहार मुख्यतः एक सीखा हुआ उप सांस्कृतिक व्यवहार है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है, अपराध के बारे में किसने बात की है? सदरलैंड। और इन्होंने क्या कहा अपराध को? आपराधिक व्यवहार मुख्यतः एक सीखा हुआ उप सांस्कृतिक व्यवहार है, ये कहा है। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी व्याख्या के रूप में। अपराधी व्यवहार सीखा जाता है। अपराधी व्यवहार जो होता है सीखा जाता है। सदरलैंड के अनुसार जब व्यक्ति को लक्ष्य सकारात्मक तरीके से प्राप्त नहीं होते तो परिस्थितियां अपराध सीखने के अनुकूल हो तो अपराध शीघ्रता से सीखा जाता है। जैसे मलिन बस्तियों में बाल अपराध होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक विचलन क्या होता है? प्राथमिक विचलन क्या होता है? तो इसका आंसर जो होगा वह व्यवहार जो सामाजिक नियमों को तोड़ता है किंतु उसे दंड नहीं मिलता। प्राथमिक मतलब छोटे स्तर का, निम्न श्रेणी का, जो मतलब किसी की पेंसिल चुरा ली या कहें छोटे स्तर पे की गई चोरी या किसी को थप्पड़ मार दिया, इस तरीके प्राथमिक व्यवहार। ए देखते हैं। ऐसा विचलन जो समाज द्वारा सभ्य हो, साथ ही समाज हल्के ढंग से सामाजिक प्रक्रिया करे। जैसे एक बच्चे द्वारा गाली सीखने पर उसे समझाया जाता है, अर्थात ऐसे अपराध कठोरता से निर्दंडनीय नहीं होते। मतलब इसमें कोई ठोस दंड नहीं दिया जाता, बदले बातों से और समझाने से उसे समझा दिया जाता है। नेक्स्ट है मर्टन के सिद्धांत में जन्मजात होने वाला जो सफलता के अभाव में भी ईमानदार बना रहता है को कहा जाता है। तो इसे कहते हैं हम कर्मकांडी। सिद्धांत जो मर्टन जी ने दिया है, जन्मजात होने वाला जो सफलता के अभाव में ईमानदार बना रहता है उसे कर्मकांडी कहते हैं। यहाँ पे होना चाहिए असफलता के अभाव में, नहीं सही है, सफलता के अभाव, यहाँ पे अभाव लिखा है, असफलता के भाव में, सफलता के भाव में, दोनों अर्थ एक ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं आंसर की। मर्टन ने सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन के आधार पर विचलन की व्याख्या की है। लक्ष्य देखिए किसके आधार पर मर्टन ने सांस्कृतिक लक्ष्य संस्थागत साधन के आधार पर विचलन की व्याख्या की है। मर्टन के अनुसार जो असफलता के बावजूद ईमानदार बने रहते हैं, असफल हो जाते हैं लेकिन फिर भी ईमानदार रहते हैं, वो कर्मकांडी कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य है, थोड़ा ब्लर हो रखा है, कोई नहीं, मानकी अनुरूपता, संपूर्ण संगत अनुस्थिति का प्रयोग, समय की समानता को बढ़ाना। तो सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य क्या होता है? होता है मानकीय अनुरूपता। व्याख्या देख लेते हैं। सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य समाज से प्रतिमानहीनता की स्थिति को दूर करना होता है, अर्थात सामाजिक व्यवस्था को मानक के अनुरूप बनाए रखा जाता है, और मर्टन ने इसे कन्फॉर्मिटी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मर्टन का ही है। मर्टन द्वारा प्रतिपादित विचलन की व्याख्या में निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? तो कौन एक सम्मिलित नहीं है? तो मर्टन के द्वारा जो भी ये कॉन्सेप्ट है, इसके अनुसार जो सम्मिलित नहीं है वो अलगाव, ये कार्ल मार्क्स के द्वारा अलगाव कॉन्सेप्ट दिया गया है। मर्टन द्वारा सांस्कृतिक लक्ष्य तथा संस्थागत साधन के आधार पर विचलन के 5 प्रकार बताए हैं। विचलन के उन्होंने कितने प्रकार बताए हैं? 5। कौन कौन?
ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पीजीटी में भी और टेनेट में दोनों में पूछ लिया जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। अनुरूपता, अनमोमेशी, पुरोहितावाद, पश्चिमगमता, क्रांतिकारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विचलित व्यवहार अधिक पाया जाता है किसमें? आंसर है हमारा तीव्र गति से परिवर्तनशील समाज में, विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्वेश्चन की। तीव्र गति से परिवर्तनशील समाज में सदस्यों के समक्ष नई नई भूमिकाएं उत्पन्न होती हैं। उनकी उपस्थिति बदलती भूमिकाओं के साथ सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाती और समाज में विचलन की वृद्धि होने लगती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सापेक्षित वंचना को संदर्भ समूह व्यवहार के रूप में प्रयोग किया है? तो सापेक्ष वंचना ये किसका है? को संदर्भ। ठीक है, सापेक्ष वंचना तो है स्टॉफलर का है। ठीक है, स्टॉफलर का है। ठीक है, कहीं कहीं आपको स्टॉफलर भी लिखा हुआ मिलेगा। और इसमें जो संदर्भ समूह व्याख्या, जो संदर्भ समूह के रूप में व्यवहार के रूप में इसका प्रयोग किया है, तो वो किया है मर्टन जी ने। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सापेक्ष वंचना देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है। सापेक्षित वंचना की अवधारणा स्टॉफलर द्वारा अपनी पुस्तक द अमेरिकन सोल्जर, तो ये भी बुक भी आपको याद रखनी है। अमेरिकन सोल्जर किसने लिखी है? स्टॉफलर ने दी है। वंचना का विचार हमेशा सापेक्षित होता है। व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर समूह की तुलना स्वयं में कमी देखता है और व्यक्ति या समूह को संदर्भ समूह कहा जाता है और यह संदर्भ समूह ही क्या कहलाता है? सामूहिक व्यवहार कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भावनाओं में से कौन सी एक भावना सहयोग की विशेषता है? तो सहयोग की विशेषता है हम की भावना। सी आंसर हमारा राइट है। मीड द्वारा ये आई मी माई वाला कॉन्सेप्ट दिया गया है। हम भावना अंतः समूह की विशेषता होती है। अंतः समूह में सहयोग की प्रक्रिया पाई जाती है। समनर ने ये जो फॉकवेज बुक लिखी है, इसमें अंतः समूह की विशेषता बताई है इन्होंने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से, इसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, एक मिनट। निम्नलिखित में से द्वितीयक समूह की विशेषता क्या है? यहाँ पे द्वितीयक समूह लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हमारा राइट होगा वो है डी, औपचारिक संबंध। द्वितीयक समूह में अंतर्गत कौन से संबंध आते हैं? औपचारिक, ड्यूटीज टाइप। द्वितीयक समूह की निम्नलिखित विशेषता होती है। अवैतनिक संबंध होते हैं, औपचारिक संबंध होते हैं, अप्रत्यक्ष होते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर कैसे क्लब, व्यवसाय, राजनीतिक दल। ठीक है, ये हैं हमारे औपचारिक। इन्हें अप्रत्यक्ष संबंध भी कह सकते हैं। ठीक है, औपचारिक संबंध भी, अवैतनिक संबंध भी कहते हैं और द्वितीयक समूह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं और कॉन्सेप्ट भी दिए हुए हैं। प्राथमिक समूह किसने दिया, संदर्भ समूह किसने दिया, बाह्य समूह और द्वितीयक समूह। और उसमें सम्मिलित क्या है? नहीं है। नहीं के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, नहीं है। तो प्राथमिक समूह किसने दिया है? CH कूले ने दिया है, सही है। संदर्भ समूह के बारे में किसने कहा है? मर्टन जी, सही है। बाह्य समूह समनर ने। द्वितीयक समूह मैक्स वेबर ने बात की, नो, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब हमारा आंसर जो होगा ये राइट, डी। ठीक है, और मूलतः द्वितीयक समूह की अवधारणा कूले द्वारा नहीं दी गई। कूले ने प्राथमिक समूह के अलावा समूह को अन्य समूह कहा, जिसे किंग्सले डेविड ने द्वितीयक समूह कहा। मैक्स वेबर ने परिस्थिति समूह की अवधारणा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदर्भ समूह की अवधारणा का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? संदर्भ समूह सर्वप्रथम किसने किया था? H.H. हाइमैन ने। किसने किया था? H.H. हाइमैन ने। बी आंसर हमारा राइट है। H.H. हाइमैन ने अपनी पुस्तक सोशल साइकोलॉजी
टाइपोलॉजी ऑफ स्टेटस में यह अवधारणा दी थी। उन्होंने इस अवधारणा का प्रयोग स्कूल के बच्चों के एक अध्ययन के संदर्भ में किया। उन्होंने पाया कि निम्न आय वर्ग के बच्चों का व्यवहार उच्च आय वर्ग के बच्चों से मिलता है। ठीक है, ये आपको बुक भी याद रखनी है एच हाइमन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22, दबाव समूह को सामान्यतः कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? कहा जाता है विशिष्ट स्वार्थ समूह। दबाव समूह क्या होते हैं? दबाव मूल्यतः ऐसे समूह होते हैं जो अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं, सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं, जैसे नौकरी पेशा समूह, मजदूर समूह, शिक्षक समूह आदि सरकार के बजट और नीतियों को इस हद तक प्रभावित करते हैं कि सरकार इन्हें वोट बैंक के रूप में देखती है तथा अपनी नीतियों में से इन्हें खुश करने का प्रयास करती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 23, द्वितीयक समूह में कौन सा उन्मेष पाया जाता है? तो ये पाया जाता है लक्ष्य में। आंसर हमारा ए राइट है। द्वितीयक समूह में अप्रत्यक्ष अवैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं, सदस्यता ऐच्छिक होती है, इसका स्थायित्व मूल्यतः लक्ष्यों की प्राप्ति तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्सन समाज संरचना को किस रूप में देखता है? तो पार्सन है समाज संरचना को किस रूप में देखते हैं? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन जो हमारा राइट है वो है ए, सामाजिक अंतःक्रिया की स्थिर व्यवस्थाएं। पार्सन्स के अनुसार समाज एक पूर्ण आत्मनिर्भर सामाजिक प्रणाली है तथा किसी बाहरी प्रणाली पर आश्रित नहीं है। सामाजिक प्रणाली का उदाहरण जैसे नातेदारी व्यवस्था, धार्मिक विश्वास आदि, ये सभी अलग अलग इकाई के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट, व्यावसायिक नैतिकता को औद्योगिक समाज की भावी नैतिक व्यवस्था की कुंजी किसने कहा है? तो ये कहा है कोजर ने। इस क्वेश्चन का जो आंसर इन्होंने लिखा है थोड़ा सा संभवतः सी हो सकता है। तो व्यावसायिक नैतिकता को औद्योगिक समाज की भावी नैतिकता व्यवस्था की कुंजी कहा है, इस तरीके से क्वेश्चन है। तो ये इसमें तो सही और गलत ज्ञात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको मैं अगले वीडियो में कंफर्म करूंगी कि इसका जो आंसर होगा क्या होगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, किसने प्रथम बार सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग किया? तो प्रथम बार किसने किया था? आंसर हमारा है हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है, और हर्बर्ट स्पेंसर ने देख लेते हैं क्या कॉन्सेप्ट दिया है। सर्वप्रथम समाज संरचना शब्द का प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा किया गया है। स्पेंसर यद्यपि सर्वप्रथम सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग किया है, किंतु उन्होंने इसे सावयिक मतलब शरीर के समान संदर्भ में प्रयोग किया। इसका अर्थ व्याख्या को स्पष्ट नहीं किया। सामाजिक संरचना की व्याख्या SF नॉर्डल और ब्राउन द्वारा दी गई है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद जो भी इसके संरचना के बारे में बताया है SF नॉर्डल ने और ब्राउन ने बताया है। और इन्होंने जो हर्बर्ट स्पेंसर हैं, इन्होंने जो समाज को, जैसे हमारा शरीर होता है ना, पार्ट होते हैं, उसको मिलकर हमारा शरीर कहा जाता है, एक बॉडी कही जाती है, उसी तरीके से जो समाज में जो भी प्रथाएं या संस्थाएं या समिति वगैरह हैं, वो सभी मिलकर, प्रतिमान सभी कुछ मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं। तो आज के से ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में आगे के इतने क्वेश्चन लेके आऊँगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करिए, सपोर्ट करिए इस चैनल को। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।